नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया गोमा। हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में आज हम बात करेंगे उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज हम आरक्षण पर संशय की बात कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नए विधेयक के जरिए मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है, लेकिन अब विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले केंद्र ने राज्यों से ओबीसी आरक्षण को लेकर एक सूची बनाने को कहा। कई लोगों ने इस पर सोचा कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाल ही में संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के मद्देनजर पवार ने ये बात कही। एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि कोर्ट पहले भी ये फैसला दे चुकी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य ओबीसी आरक्षण को लेकर लिस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने स्तर पर निर्णय कर सकते हैं। पवार के मुताबिक इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लगभग सभी राज्य 50% की सीमा पार कर चुके हैं। ये मुद्दा जनता के सामने लाना जरूरी है। इसके जरिए केंद्र आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। पवार ने यह भी कहा कि आम आदमी के सामने ये बात लाना जरूरी है। लोगों को फंसाया जा रहा है, उसको उजागर कर एक जनमत तैयार करने का विचार एनसीपी का है। शरद पवार ने कहा कि हम लोग जगह जगह जाकर लोगों की सभा लेंगे और उन्हें हकीकत बताएंगे। जब लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी तब केंद्र सरकार पर भी दबाव आएगा। कुछ दिन पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा था कि आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा को खत्म किए बगैर राज्य में मराठा आरक्षण बहाली संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में तैयार करने की अनुमति के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन जब तक आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाया नहीं जाता तब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कर सकती। जाहिर है, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल तब भी आरक्षण मांगते थे तो सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी का फैसला आड़े आ जाता था। ऐसे में मोदी सरकार ने भले ही राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दे दिया हो, लेकिन आरक्षण के दायरे के बढ़ाए जाए बिना राज्य सरकारों के लिए अपने अपने राज्यों में दूसरी जातियों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें आरक्षण देना आसान नहीं है। सवाल यह है कि क्या ओबीसी लिस्ट में राज्यों को अधिकार देना महज दिखावा है? क्या इससे ओबीसी में शामिल होने वाली जातियों को कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के नाम पर महज झुंझुना थमा दिया है? जानेंगे इस मुद्दे पर क्या है पक्ष और विपक्ष की राय। जी हाँ, तो जो आरक्षण की बात की जा रही है, क्या वो आरक्षण महज एक दिखावा है? बड़ा अहम आज का ये मुद्दा, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तो राज्यों पर ये छोड़ दिया है कि वो जितना चाहे आरक्षण लिस्ट तैयार कीजिए और उसके बाद उसमें डालिए, लेकिन सवाल ये है कि वो देंगे कैसे? ये कैसे हो पाएगा? इसको पॉसिबल कैसे बनाया जा सकता है? इसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इससे ओबीसी में शामिल होने वाली जो जातियां हैं उसको कुछ फायदा मिल पाएगा या महज एक दिखावा है? क्योंकि आरक्षण देना अब इसमें जो शामिल करना है वो आसान नहीं है। इसीलिए एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि हम जनता के बीच जाकर उनको हकीकत से रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उनको बहकाने का काम किया है। जी हाँ, तो ओबीसी लिस्ट में राज्यों को अधिकार देने में महज दिखावा किया जा रहा है। कई सवाल हैं। क्या इससे ओबीसी में जो शामिल जातियां हैं उनको कुछ फायदा मिल पाएगा या सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी चाल है? इससे पहले भी आरक्षण को लेकर कई बार मसले उठ चुके हैं। 50% की अधिकतम सीमा को खत्म किए बगैर कहा यह जा रहा है कि कैसे आप आरक्षण देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची तैयार करने की अनुमति के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन जब तक आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाया नहीं जाता तब तक राज्यों के पास ये अधिकार ही नहीं है। राज्य इसको कर ही नहीं पाएंगे। तब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कर सकती। जाहिर है, हरियाणा की बात करें तो वहां पर जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल तब भी आरक्षण की मांग करते तो सुप्रीम कोर्ट का जो इंदिरा साहनी का फैसला है वो आड़े आ जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो
फैसला ये लिया जा रहा है केंद्र की तरफ से, जो कहा जा रहा है वो अमल में कितना आ पाएगा और इससे कितना फायदा मिलेगा, या सिर्फ कह देने भर से ही राज्य सरकार इस पर अपने अपने तरीके से जातियों को हित देने की कोशिश करने लगेंगे। आरक्षण को लेकर आखिरकार कैसे पूरी रणनीति तैयार की जाएगी राज्यों की तरफ से भी, और ये हो कैसे पाएगा? 50% से ज्यादा जब है ही नहीं आरक्षण, तो कैसे राज्य सरकारें ये तय कर पाएंगी कि किसको आरक्षण दिया जाए और किसको नहीं? बड़ा मसला है ये, कैसे आरक्षण मिलेगा इनको। साथ ही चाहे बात हम अन्य जातियों की कर लें, कैसे उनको ये सब आरक्षण मिल पाएगा। तो एक के बाद एक आरक्षण को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, निशाना साधा जा रहा है केंद्र सरकार पर। आरक्षण को लेकर कहा जा रहा है कि कब और कैसे ये आरक्षण उनको दे पाएंगे। तो आज हम पक्ष और विपक्ष में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो खास चर्चा करने के लिए हमारे पास खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे पास बृजमोहन जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, और उनसे हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्या जो केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है वो कितना अमल में आ पाएगा। साथ ही हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं नेता यहाँ पर गिरी जी। सबसे पहला सवाल आप ही से मैं पूछना चाहूंगी, बहुत स्वागत है आपका सर। केंद्र की तरफ से तो कह दिया गया, राज्यों को ये अधिकार भी दे दिया गया है, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा और कैसे ये जमीनी स्तर पर धरातल पर इसको काम कर पाएंगी राज्य सरकारें? क्योंकि आरक्षण का मसला हमने देखा कि बहुत जल्दी से सुलझने वाला नहीं है। क्या सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है? आप 50% के अलावा जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, कैसे उन सबको डिवाइड करेंगे? सिर्फ कह देने से कि आप लिस्ट तैयार कर दीजिए राज्यों को, क्या काम हो पाएगा इस पर? पूजा जी देखिए, जितनी बातें आपने पूछी सबके अलग अलग मसले हैं। जैसे केंद्र ने जब राज्यों को कहा कि आप पिछड़े और जातियों का लिस्ट तैयार करिए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में किया गया, क्योंकि बहुत सी जातियां जो प्रदेश में सवर्ण है, यहाँ केंद्र में अवर्ण है, केंद्र में अवर्ण है, प्रदेश में अवर्ण है, तो केंद्र में स्वर्ण है। तो इस तरह का कन्फ्लिक्ट था। इसके कारण से कई तरह की दिक्कतें आती थी। 2019 में जो निर्णय हुए थे, केंद्र सरकार ने अपने पास अधिकार लिए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो राज्यों को हस्तगत किए गए। अब राज्यों का काम हो गया कि भाई वो पिछड़ा वर्ग की लिस्ट बनाए। 127वें संशोधन से फिर से 71 जातियां 671 का जातियों को एक्सटेंशन किया जाएगा, सबको बल मिलेगा, और जिन जातियों का जो पीछे छूट गई है समाज के इस दौड़ में, जो अग्रिम पंक्ति में नहीं आ पाए हैं अपने साथ, उनको लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी ये नए संशोधन की, नए कानून की। और सरकार कृत संकल्प है। विपक्ष के 67 साल और मोदी जी के 7-8 साल तो आप उठा कर देखिए, तो हमारी जो नीति नियत है वो यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अब सबके सहकार से, सबके सरोकार से, सबको साथ लेकर के समाज को निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ाना हमारा काम है। और हम कृत संकल्प हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, जो हमारे विकास की दौड़ से पीछा छूट गया है, उसको हम साथ में लेंगे। और सबसे बड़ी बात है पूजा जी, देखिए समाज कैसे बनता है? समाज संवेदना से बनता है, सहकार से बनता है, सरोकार से बनता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह नहीं कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन खड़ा किया, वो उनके पास गए जिनके पास भूमि अत्यधिक मात्रा में थी और भूमिहीनों को दिया। आप उसी तरह से मोदी जी का देखिए, मोदी जी ने एक बार कहा कि भाई गैस की सब्सिडी छोड़िए, देश के करोड़ों लोगों ने उनके निवेदन पर छोड़ दिया। आपको अगर समाज का निर्माण करना हो तो विध्वंस करके नहीं होगा। समाज का निर्माण करने के लिए आपको सृजनात्मक शक्तियों को लगाना होगा, समाज को सबल करना होगा, समाज को सजग करना होगा। और समाज एक बड़े और विशाल नेतृत्व, मोदी जी जैसा नेतृत्व जो समाज को, भारत राष्ट्र को मिला है, वो हमारे समाज को जोड़ने का सबसे जरूरी काम है। अगर हम 5000 सालों में हमारे बीच में ये जाति भेद नहीं होता तो हम परकीय आक्रमणों के शिकार नहीं हुए होते। हम इन परकीय आक्रमणों से बचने के लिए, और जो सीमाओं पर तनाव अब चारों तरफ देख रहे हैं देश और दुनिया में, इसलिए भारत को जो समाज के अंतिम पायदान पर छूटा हुआ आदमी, उसको धीरे धीरे आगे लेके आना पड़ेगा। समाज में सबको त्याग की भावना से आगे बढ़ना होगा। हमारे समाज टूटे नहीं, विध्वंस नहीं हो, निर्माण हो। इसको उतना ही हमला करना है जिससे इसका सृजन हो सके, संवर्धन हो सके। और सरकार की नीति नियत तो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जान रहा है कि पहली बार सरोकारी राजनीति हो रही है। ऐसी सरकार है जो उसके हक हकूक की चिंता कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
आपको क्या लग रहा है बृजमोहन जी, यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कह देने से ही क्या फायदा मिल पाएगा? ओबीसी में शामिल होने वाली जातियों को इससे कुछ फायदा भी मिलेगा या महज दिखावा है ये? कैसे राज्य सरकारें इसको डिवाइड कर पाएंगी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगी? जनता को इसका फायदा कैसे मिल पाएगा? पूजा जी, आपने अपनी प्रस्तावना में सारी बातें कही हैं जी, और किसी भी एक भी बात का जवाब धनंजय भाई ने नहीं दिया। इन्होंने सामाजिक संरचना की बात कर दी, बाकी की सारी बातें कर दी, लेकिन इन्होंने इस मुद्दे पे नहीं बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जो फैसला है, जिसमें यह तय है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा किसी भी हालत में, तो उस आरक्षण को संविधान पीठ की उस व्यवस्था को हम कैसे हटा सकते हैं, यह है मुद्दा आज देश के सामने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये काम करती है कि वो बड़े बड़े नारे दे देती है, बड़ी बड़ी बातें बोल देती है, लेकिन जब उसका क्रियान्वयन का मौका आता है तो इनके पास खाली बातचीत के अलावा, स्लोगन के अलावा इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं होता। और वही काम ये आरक्षण में भी कर रहे हैं। अब देखिए आप कि कई राज्यों ने जो केंद्र सरकार की जो नीति है, यदि उसके अनुरूप वो सारा आरक्षण कर देते हैं तो कई जगह 80% तक आरक्षण हो रहा है। अब जब 80% तक आरक्षण हो जाएगा और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इसके बीच का रास्ता कौन निकालेगा? इसका बीच का रास्ता अंततः संसद को निकालना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब ने यही कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बगैर उसके ये काम नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी, जो मैं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि इस समय उनकी सरकार पूरी तौर से देश के अंदर इस बात को सिद्ध कर चुकी है कि वो इस लायक नहीं है कि सरकार चल पाए। सरकार कोई भी जनता के अनुरूप इच्छा के अनुरूप कोई काम नहीं कर पा रही। ये चाहते ये कि विवाद पैदा हो, कोई ना कोई मुद्दे ऐसे खड़े रहे जिनपे जनता भटकी रहे और विवाद होता रहे, जिससे पूरी तौर से अनिश्चितता बनी रहे। और उसी रणनीति नहीं, मुझे ये बताइए बृजमोहन जी, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या जो केंद्र सरकार ने ये राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं, राज्य सरकारों को इससे कुछ फायदा मिल पाएगा? वो इसको हकीकत में जनता के फायदे के लिए उपयोग कर पाएंगी? आरक्षण इसमें उनको मिल पाएगा ओबीसी को? क्योंकि ये अधिकार दिया है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि देखिए राज्यों के पास है सारा अधिकार, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र ने तो पल्ला झाड़ दिया। राज्य कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसको? यही तो मुद्दा है कि आपने तो एक संशोधन लाकर अनुमति दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के ऊपर आपने कोई निर्णय नहीं लिया। तो आज राज्य सरकारें चाहे कुछ करना भी चाहेंगी तो करेंगी कैसे? यही तो मुद्दा है। अगर दूसरी बात ये कि 2011 में आप देखिए अपने यहाँ पे सेंसस हुआ था, एसीसीसी का सेंसस था, सोशियो इकोनॉमिकल एंड कास्ट सेंसस। उसका कोई भी डेटा केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है राज्यों को। अगर वो डेटा उपलब्ध नहीं होगा तो फिर इसका विश्लेषण कैसे होगा? अभी जब बात आ रही है कि कैसे सेंसस होना है, इसमें सारे राज्य मांग कर रहे हैं, इसमें जातिगत इसका सेंसस में लेंगे इसको, इसके लिए भी तैयार नहीं है। अंततः इसका फैसला होगा कैसे? आपने अधिकार तो दे दिया, कानून तो बना दिया, लेकिन एक दूसरा कानून ऐसा खड़ा हुआ है जो ये कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इससे विवाद पैदा हो रहा है। ठीक है। केंद्र सरकार ये कह सकती है, और जो कहती है वो, क्योंकि वो कहने के लिए कहते हैं, करने के लिए नहीं कहते। तो कहने के लिए उन्होंने कर दिया कि हमने आपको सुविधाएं दे दी, सेक्शन 127 में हमने संशोधन करके आपको ये अधिकार दे दिया, और उधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप 50%। केंद्र सरकार जो दो बातें हो रही हैं इस वक्त, और कहा जा रहा है कि दो कानून आड़े आ रहे हैं, किया जा रहा है ओबीसी आरक्षण की। तो क्या मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण के नाम पर महज राज्य सरकारों को झुंझुना थमाने का काम कर रही है? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो राज्य सरकारों को अब अधिकार दिया गया है, जो राज्य सरकार कर सकते हैं, उससे उनको फायदा क्या मिलने वाला है। बीजेपी की तरफ से मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी ये सवाल और उस पर उनकी राय जरूर जानना चाहूंगी। सर, क्या लग रहा है आपको, केंद्र सरकार ने अब ये जो डिसीजन दिया है, कैसे अब आप इसको राज्य सरकारों तक पहुंचाएंगे
और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आम जनता जिसके फायदे के लिए, जिनको आरक्षण से सुविधा मिले, जिनको आरक्षण के अंतर्गत रखना है, उन लोगों को फायदा पहुंचे, इसके लिए क्या नीति है? क्योंकि एक कानून कह रहा है कि ठीक है, आप दे दीजिए राज्य सरकारों को ये अधिकार कि वो आरक्षण के दायरे में 50% तक ला सकते हैं। दूसरा कानून कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इससे ज्यादा तो आप इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। कैसे इन दोनों चीजों को समन्वय बिठा पाएंगे आप आपस में? पूजा जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय नेता हैं, शरद पवार जी देश के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो सरकार पर के बारे में कहा है, अप्रत्यक्ष रूप से जो बात कही है, वो लंबे समय तक भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और 67 साल तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया है। और जब उनको लगा कि कांग्रेस गैर राष्ट्रवादी है तो उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, उसमें वो मंत्री रहे हैं। तो उनको अगर ये लगता था कि देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए कुछ करना था, कांग्रेस के लिए कभी कोई बाधा नहीं थी, तो जब चाहती कर सकती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी जब इसके लिए आरक्षण का प्रावधान 10% का लेकर के आए, उस समय इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहां से जो डिसीजन आता है 50% का बैरियर लगता है। हम उसी बात को कह रहे हैं कि जब 2019 में सरकार के पास ओबीसी जातियों का डिटेल आ गया, फिर अभी 21 में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हुए, इसे 671 ओबीसी जातियों के बारे में राज्यों को कहा गया लिस्ट तैयार करने के लिए। अब मैं वही बात आपसे कह रहा था कि जातीय विद्वेष नहीं, जातीय विध्वंस नहीं, समाज की ताने बाने का ख्याल रखते हुए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्र पर चुनौतियां हमारे सामने, क्योंकि हमारे चिंतन के केंद्र में समग्र राष्ट्र है। हम बाबा साहब के दिए गए संविधान में गहरी आस्था रखते हुए समाज को समरस और एकजुट बनाने की बात करते हैं। बनाएंगे तो सही, बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो उन बातों का फायदा क्या अमल में कैसे आ पाएंगे सर? वो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब स्टेट इसको बनाएंगे, केंद्र सरकार महसूस करेगी, जैसी जरूरत समझेगी, जितनी जरूरत समझेगी, क्योंकि जो हमारे समाज में 5000 सालों से जो विभक्त किया गया, समाज को बांटा गया है, उसको एक करने के लिए पूजा जी मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उसको ठीक करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, उसको संबल देने के लिए जो भी जरूरी कदम होगा वो सरकार उसको उठाएगी और उसके लिए संविधान में प्रोविजन है। सरकार उठाएगी, संविधान में इसके लिए प्रावधान है, उन नियमों, कायदे, कानूनों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, समाज के अंतिम पायदान पर, समाज के अंतिम पायदान पर छोड़ पर खड़े हुए व्यक्तियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, उसकी चिंता जब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री और गरीब का व्यक्ति राष्ट्रपति है, अन्य पार्टियों में ठीक है बृजमोहन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी। ठीक है सर, समय का अभाव है, मेरे पास समय का अभाव है। बृजमोहन जी, फटाफट से बताइए मुझे कि आपको क्या लग रहा है, कितना असरदार ये होने वाला है केंद्र की तरफ से जो कहा गया राज्यों को, फायदा कितना मिलने वाला है? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा केंद्र सरकार ने सिर्फ ये बात लोगों को भ्रम में रखने के लिए की। इस पे कोई तथ्य नहीं है और इसके पीछे खास कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है वो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए किसी ना किसी प्रकार के ऐसे विवाद सामने लेकर आना चाहती है जिसमें समाज के लोग आपस में विवाद करते रहें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो असफलताएं हैं उन पर चर्चा ना हो पाए। ठीक है, अब ये सिर्फ इनकी सारी बातें सिर्फ स्लोगन तक है। मतलब आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार ने जो राज्यों को ये विशेष अधिकार दिया है वो उसका इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, ऐसे ही दे दिया गया? नहीं, देखिए, नहीं, वो अधिकार का उपयोग जब ही हो पाएगा, उसका लाभ जब ही मिलेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन नहीं होगा। ये 50% वाला ये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसके चलते कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। केंद्र को समझना होगा और जैसे यहाँ पर प्रवक्ता कह भी रहे हैं कि इसके लिए जो भी केंद्र को करना होगा आगामी दिनों में वो करेगी भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। सर माफी चाहेंगे, समय का अभाव था, इतना ही हम पक्ष विपक्ष में आज चर्चा कर सकते थे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।